सभी इदम ज्ञानम प्रतिभागियों का फिर से एक बार स्वागत है। और दशमलव वाले टॉपिक को ही और आगे बढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट नहीं जाए। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि हमें आंसर मान लो इस तरीके से निकालना है, 136 की वैल्यू निकालनी 2.136। तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, 2 + 0.136 पे बार है। और इसके लिए हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं क्या होता है, 2136 - 1 990, 2 + 135 990। अब आप देखिए ये किससे कैंसिल हो रहा है, पहले 5 से कैंसिल करके देखते हैं। 5 दूनी 10 और 3 बचे, 5 7 35। ये भी 5 एकम 5 और बचे कितने, 4 9 5 9 45 और फिर कितने बचे, 4 5 8 40। फिर इसको 9 से काट दो, 9 3 27, 9 दूनी 18, फिर एक बचेगा 9 दूनी 18। यानी कि हमारे पास कितना बचा, 2 + 3/22। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 होल्ड 3/22। तो देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ABC में ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हम जनरली ज़्यादातर ये MCQ को फोकस नहीं करते। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट आंसर निकालने का प्रयास करता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा डायरेक्ट आंसर निकले। पहले 2 4 क्वेश्चन में इसीलिए मैं MCQ लिखता हूँ, नहीं तो मेरा जो स्ट्रेटजी है वो सीधे करेक्ट आंसर की ओर बढ़ने की है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाते हैं, तब हम MCQ से आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जैसे 3.87 बार - 2.59 बार। तो ये दशमलव वाली भिन्न है, इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लिया आपने, 3 + 0.87 बार। और इसको इस तरीके से लिख लिया, -2 -0.59 बार। अब चूंकि इसको और इसको आपस में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, प्लस 0.87 बार -0.59 बार 1 + 0.87 को क्या लिख सकते हो, 87/99। इधर भी 59 को लिख सकते हो /99। आगे देखिए 1 + एलसीएम कितना आ गया, 99 87 -59। 87 में से 59 को घटा दो, 17 में से 9 गए तो 8, और यहाँ कितने बचेंगे, एक कहाँ से लगेगी, तो 28। यानी कि जो मैं इधर लिख रहा हूं इसको हटा रहा हूं, 1 + 28/99। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1 + 28 बार। क्यों, कभी भी 2 संख्याओं पर बार होता है तो उसके नीचे हम डबल लाइन लिख लेते हैं और यहाँ दशमलव आएगा। फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 1.28 पे बार, 1.28 पे बार। तो इसका आंसर भी क्या होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 0.63 पे बार है और 0.37 पे बार है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 633/99 और 0.37 की बार की जगह लिख सकते हैं 37/9। तो 99 एक साथ लिख लिए, एलसीएम आ गया, और ये 63 + 37 ये आ गया 100/9। ठीक है, अब 100/99 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/99। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे 0/1 पे बार है तो अपन क्या लिखेंगे, 0/1/99, यानी कि 0/1 पे बार है, यानी कि 1/99। तो बस अब अपन क्या लिख देंगे, 1.01 पे बार। ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर कौन सा है, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या दिया है कि 4137 और डिवाइडेड बाई 1.75 इक्वल टू 264। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अगर यहाँ 0.17 है और ये डिवाइड दिया जा रहा है तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्या, 1.75 इक्वल टू 2364। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, नाउ हमें वैल्यू निकालनी है 4137/17.5, इसकी वैल्यू निकालनी। अब ये वाला पूरा मैटर हमें इसके अकॉर्डिंग, अब आप ये देखिए कि ये वाला जो पूरा पार्ट है इधर 4137/1.75। आप ये जानते हैं कि अगर 1.75 लिखा हो और अगर हम इसमें 10 का इंटू कर दें तो दशमलव कहां पोजीशन चेंज कर लेगा अपना, 17.5, यानी कि 1.75 में हमें 17.5 लिखना है तो हमें कितने का इंटू करना पड़ेगा, 10 का इंटू करना पड़ेगा। तो 10 का इंटू हमने कहां कर दिया, यह देखिए हम थोड़ा सा अलग कलर से इसको बता देते हैं, इसमें हमने 10 का इंटू कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि इधर तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, 10 का ऊपर भी इंटू कर दिया और जो पार्ट रखा हुआ था 2364 वो एज इट रखा हुआ, मतलब इसके इक्वल ये तो है ही और इसके इक्वल ये है ही। हमने क्या कर दिया है, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 10 का जब ऊपर नीचे गुणा किया तो ये दशमलव हटके कहां पहुंच गया, यहां। अब किसके लिए हमें दशमलव बनाना है, अब हमें जो भी बनाना है मीन्स 41 और 37 जो लिखा है दशमलव यहां लाना चाहिए। यहां लाने के लिए हमें इस पूरी संख्या में, कौन सी संख्या में, ये 41 और 37 इंटू 10 जो पूरी संख्या है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 का भाग देना पड़ेगा, सॉरी कितने का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। यहां नहीं आ रहा समझ में, बोलिए, बोलो। 100 का भाग देना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ 100 का भाग देना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें 100 का भाग देना पड़ेगा तो ये यहां से हट गया, दशमलव यहां आ गया, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही है 10। तो जो भी
आंसर है, मीन्स हमने इसको तो हमें ये बनाना है। आप ये ध्यान देखिए क्या बनाना है, 41.3717.5। अब इसको इस तरीके से बना लेना है कि इधर जो LHS साइड में है वो ये आ जाए और बाद बाकी के जीरो है वो उनको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो आप देखिए क्या किया है कि 10 का इंटू यहां किया, 10 का इंटू यहां किया, तो ये 10 कहां चला जाएगा, ये 10 तो इधर ले आओ पहले, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, कि हमें वैल्यू ये दी है तो हम इस वैल्यू को लेके चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 4137 अपॉन 1.75, पहले हम नीचे को बदल लिए 2364, तो हमारा नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन गया, 17.5, क्योंकि जैसे ही 10 का इंटू हमने इसमें कर दिया तो यह दशमलव ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और यहां कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी क्या किया था हमने, 10 का ऊपर और 10 का नीचे इंटू कर दिया था, इस 10 का इसमें इंटू कर दिया। अब और देखिए क्लियर कर ले, अब ये वाला 10 है ना, इसको हम इसके नीचे ले गए। अब हमें दशमलव में यहां 2 दशमलव लाने हैं, जब यहां 2 दशमलव लाने हैं तो हम क्या करेंगे, 41.37 इस तरीके से लिख दो और इंटू 100 कर दो और 17.5 बराबर 2364/10। समझ में आ गया। हमने दशमलव जब भी इंटू करेंगे 100 का तो ये दशमलव फिर से पोजीशन कहां प्राप्त हो जाएगी, 4137 अपने आप आ जाएगी। दशमलव के 2 अंक के बाद ये तरीका हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब ये 100 है वो इधर आ जाएगा, 4137 डिवाइडेड बाई 17.5 इक्वल टू 364, 10 ऑलरेडी पहले से ही है और 100 इधर से आ गया तो 1000 हो गया। आंसर क्या आएगा, 2.364। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। देखिए क्या है, इसमें हमें दिया क्या है वो लेके चलेंगे। हमें दिया है 45713265 इक्वल टू 14 दिए, 1400 दिया। यहां हमें दशमलव चाहिए, चलो यहां हम दशमलव ले आते हैं, 457.1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का इंटू करना पड़ेगा। ओके, और 10 का इंटू कर दिया, दशमलव इधर लगा दिया, हल करेंगे तो वही का वही रह जाएगा। और ऑलरेडी इधर कितना है, इधर चाहिए हमें 32.65, क्या चाहिए 32.65, मीन्स ये दशमलव भी यहां शिफ्ट होगा तो हमने फिर से क्या कर दिया, 10 का गुणा किया कि 10 का भाग दिया, क्या करना पड़ेगा, यहां देखो आपको बैलेंस करके दिखाएं। ऑलरेडी 3.265 इधर है, 3.265, इसमें हमने बैलेंस करेंगे तो 10 का गुणा ऊपर करेंगे और 10 का गुणा नीचे करेंगे। इसका क्या मतलब होगा, अगर इस 10 का इंटू इसमें हुआ तो ऊपर कितना हो जाएगा,
2.65 अपॉन, और या डायरेक्ट भी चाहो तो अपने जीरो बढ़ाते जाते हैं, दशमलव घटाते जाते हैं, या कैसे दूसरा एक और तरीका बताया था। 3.265 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें से दशमलव हटा ही दो, क्या लिखेंगे 1000, और अगर एक जीरो हटाएंगे तो दशमलव कहाँ आएगा 265.5 अपॉन 100, फिर एक और जीरो हटाया तो दशमलव कहाँ आएगा अपॉन 10। तो ये तरीका है बैलेंस करने का, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस तरीके से मैंने बताया है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बैलेंस करना है कि हमें 457.1 चाहिए, तो 457.1 और इंटू 10 कर दिया तो ये वो का वही रहा, और इसमें दशमलव यहां चाहिए तो हमने क्या किया 10 का इंटू कर दिया, किसमें 3 पॉइंट और 10 का भाग दे दिया, और इक्वल टू कितना है 1400। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ये 10 का इंटू इधर हो जाएगा तो 10 तो यहां से हट जाएगा, और ये दशमलव कहां जाएगा यहां आ जाएगा, और ये 10 की वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी 457.1 अपॉन 32.65 इंटू 10 ऑलरेडी पहले से थे, एक 10 एक और आ गए तो कितना हो गए 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, आंसर 14 आ जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस है आपके सिलेबस में, तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद हम आपको दशमलव जो भिन्न है उनके एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से लिए जाएंगे, वो टॉपिक और छूट गया है। जो भी अपने फ्रैक्शनल पार्ट था उनका एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है, हम आपको एलसीएम कैसे लिया जाता है वो भी बताएंगे। ओके, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले हमने दशमलव वाली संख्या लिखी है, बटे वाली नहीं लिखी है, तो इसमें क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला वाला देख लेते हैं, 0.6 और 96 और 0.036। तो हमें क्या करना है, जैसे 0.6 लिखा है तो यहाँ 3.36 लिखा है, तो इसके आगे एक जीरो बढ़ा लो थोड़ी देर के लिए, 9.60 बढ़ा लीजिए, और ये तो दो दशमलव के 2 अंकों तक लिखा हुआ है। हमें मतलब समतुल्य भिन्न बनानी है। समतुल्य भिन्न का मतलब क्या है, समतुल्य दशमलव अंक बनानी है, दशमलव के बाद वाली संख्याएं बराबर हो जाए। अब जैसे मान लो इसमें 2 थी, इसमें 1 था, इसमें 1 था, तो दशमलव 6.0 बढ़ा लिया इसको। अब इसकी जगह अपन मान लो लिख लें 60, और इसकी जगह लिख लें मान लो अपन 960, और इसकी जगह लिख लें आप 36। अब मान लो आपने इनका पहले हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो एलसीएम निकालने की तरीका वही है, तरीका कोई बदला नहीं है। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सब में 12 का भाग जा रहा है, तो तुरंत 12 का भाग दे दो, 12 पंज 60, 12 8 96 और 12 3 36। अब आपको दिख रहा है कि 5 का भाग भी जा रहा है, कम से कम 2 में तो जा ही रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 5 का भाग 5 में जा रहा है एक, लेकिन यहां 16 और 3 अब सब अलग हो गया। हालांकि अब इसका अगर देखा जाए तो 12 था वो तो सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन अब जो एलसीएम लिया जाएगा वो एलसीएम के लिए क्या होगा, एलसीएम के लिए 12 इंटू 5 इंटू 16, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है।
16 16 से ही कटेगा और 3 3 से ही कटेगा, ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इंटू 3, तो 12 पंजे 60 इंटू 16 3 48, ओके, 0 8 संग 48, हंसी लगी 4 6 चौक 24 24 और 2 28, है ना, तो कितना आया 28, है ना। देख लीजिए, देख लिया। अब दशमलव के कितने अंक हैं बाद में अपन ने इक्वल करे हैं, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 28.80, ये इसका एलसीएम होगा, दशमलव के 2 अंक लग जाएंगे। अच्छा, और जो कॉमन फैक्टर आ रहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आ रहा था एचसीएफ, केवल 12 का ही पूरे में डिवाइड जा रहा था और किसी का नहीं जा रहा था, है ना। यहाँ ये फिर सब अनकॉमन हो जाएंगे, 16 पंजे 80, 5 गैस में नहीं जाएगा, समझ में आ गया होगा आपकी। तो अगर एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ कितना रहेगा, 12 की जगह क्या होगा 0.12 हो जाएगा, क्योंकि जो दशमलव के जो अंक हैं वो तो साथ साथ में चलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम कभी दशमलव की अंख्याओं का, दशमलव की जो संख्या है उनका एलसीएम अगर फाइंड आउट कर रहे हैं या एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आप कर लेना, दशमलव के बाद के जो भी अंक हैं वो आप बराबर कर लेना, ओके, ठीक है। अगला है, उसको भी देख लीजिए, क्या है, यहां है दशमलव के कितने अंक है, 1 2 3 और यहाँ है 2, तो इसको इस तरीके से लिख लो 270, इसको लिख लो 1.800 ये, और इसको लिख लो पॉइंट, ये तो लिखा ही हुआ है। जब इसको नॉर्मल में कवर करेंगे तो जो हो जाएगा 270, इसको कवर करेंगे लिखेंगे तो जो हो जाएगा 1800, और जी लिखेंगे तो जो हो जाएगा 36। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तरीका वही है। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि सब में 9 का भाग जा रहा है, तो 9 का भाग दे के देखते हैं, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। फिर हमें दिख रहा है कि 2 का भाग फिर से पूरे में सब में चला जा रहा है, 15 100 2। अगर एचसीएफ की बात करें तो 9 दूनी 18 और कुछ नहीं बच रहा है, देखिए, तो 18 और दशमलव के कितने अंक है, 1 2 3, तो 1 2 और यहाँ 0 बढ़ा दो तो जो एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। और आगे काटते चलो कि 2 से फिर से काट दिया 15, यहाँ बचेंगे 50, यहाँ बचेगा 1, अब 5 से काट दो, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 10। इन दोनों में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बस डायरेक्ट इंटू कर दो, 9 दूनी 18, 2 दूनी 36 इंटू 5 इंटू 30, 36 इंटू 9 दूनी 18, 2 दूनी 36 इंटू 5 इंटू 30 और 30 पंज 150, ठीक है। देख लीजिए, जब भी आपने गुणा भाग किया, गुणा भाग सही होना चाहिए, डिवाइड सही होना चाहिए, और इधर जब आपने इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 0 आगे, 15 छक 90, 0 हंसला की 9, 15 3 45, 45 और 9, 9 5 14, 54 आ गए, कितने आ गए 54। अब एलसीएम कितना लिया जाएगा इसमें, दशमलव के कितने अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
किसी भी संख्या का, जो भी हमारी दशमलव की संख्या है, उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें बस ध्यान ये देना है कि हमें दशमलव के बाद वाले अंक एक जैसे करने हैं। कैसे करने हैं? एक जैसे करने हैं। अब हम आगे लेते हैं बटे वाली संख्याएं, जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए भिन्नों को, जो भी रेस्ट पार्ट बचा हुआ है वो थोड़ा सा ये और बचा हुआ है, भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। दशमलव भिन्नों को तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो दशमलव भिन्नों में जैसे हमने बताया था कि दशमलव के बाद वाले अंक समान कर लो, फिर इसको एक इंटीजर पार्ट में लिख लो और उनका फिर एलसीएम और एचसीएम निकालो जो पिछले नियम के अनुसार, और दशमलव जितने अंकों बाद है वो दशमलव लगा दो। एलसीएम निकला है तो एलसीएम में और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम में। अब यहाँ दो फॉर्मूले हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। भिन्नों का एलसीएम, जब हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना होता है तो हम कहते हैं अंशों का एलसीएम निकालो और हरों का एचसीएफ निकालो और दोनों का आपस में डिवाइड कर दो। और जब हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना होता है तो अंशों का एचसीएफ निकालते हैं और हरों का एलसीएम निकालते हैं और आपस में, अब याद कैसे रखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो जब एलसीएम आता है तो एलसीएम ऊपर, जब एचसीएफ आता है तो एचसीएफ ऊपर। अब उसी से रिलेटेड हमने दो क्वेश्चन ले लिए, 14/33, 42/55 और 21/22 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अंश हैं हमारे 14, 42 और 21, इन सबका एचसीएफ निकालना है। अंश कौन कौन से? 14, 42, 21, इन सबका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो दिख रहा है कि 14 का जब हमने भाग दिया इसमें सब में, 14 का 14, 14 की 42 और ये डायरेक्ट नहीं कट रहा, तो किसका भाग जा रहा है? 7 का तो जा रहा है कम से कम। 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और 7 21। अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा, केवल ऊपर का जो भाग है, जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको अपन एचसीएफ बोले या महत्तम समावर्तक बोले। क्या बोले? एचसीएफ बोले या महत्तम समावर्तक। तो हम जनरली एचसीएफ पे ज्यादा बार बार बिल्कुल प्योर हिंदी में भी बात मत करो, ठीक। तो एचसीएफ हो गया 7 हो गया, तो इसका आंसर पहले अंशों का एचसीएफ कितना हो गया? 7। अब इसमें क्या है? हरों का एलसीएम। अब उसके बाद क्या किया जाएगा? हरों का एलसीएम। तो हर क्या है? 33, 55, 22। 11 से काट दो डायरेक्ट, 11 की 33, 11 पंच 55 और 11 दूनी 22। और आपको पता चल गया कि अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 11 की 33 और 5 दूनी 10, 310। ये आंसर आ गया इसका 330, सॉरी इसका इंटू करने पर 330 आ रहा। तो आपको समझ में आया कि ये वाली जो पार्ट था ना, 14/33, 42/55, 21/22, क्या किया? 14, 42 और 21 का हमने एचसीएफ लिया। 33, 55 और 22 जो भी ना, 33, 55, 22 जो भी जो नंबर थे, जो हर थे, वो हरों का हमने एलसीएम ले लिया। अब आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलिए। भिन्नों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हम दे रहे हैं जो कि आइडेंटिटी पे आधारित हैं। किस पे आधारित हैं? हमने सब प्रकार के क्वेश्चन धीरे धीरे आपको दे दिए हैं। अब आपको ज्यादा क्वेश्चन कहीं आप बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है भिन्न से, आइडेंटिटी के ऊपर ले लिया है, और एक क्वेश्चन भिन्न का यूज करने का जो तरीका है वो किस तरीके से यूज करते हैं दशमलव वाले पार्ट को। तो हमें दिख रहा है जनरली अगर आइडेंटिटी याद नहीं हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है।
हमें क्या करना है, हमको आइडेंटिटी का यूज करना है। दिख रहा है ऊपर आइडेंटिटी क्या है, ऊपर आइडेंटिटी है आपकी ए क्यू प्लस बी की, और इधर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो फॉर्मेट है मतलब इसकी जगह आपने ए मान लिया और इसकी जगह बी मान लिया, और जब पुट किया तो फिर से ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू जो आपने मानी है वो होगी 3.572 और इधर होगी 2.428। 2.428। 8 और 2 10, 7 और 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, 3 2 5 1 6। तुरंत आंसर इसका आता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए। ओके, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगले वाले क्वेश्चन को देखिए कि 2.3, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ 2.3 का होल क्यू है और यहाँ कुछ क्यू नहीं दिया है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यू। 0.3 का होल क्यू लिख लिया, ये ऑलरेडी लिखा है 0.3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या है 0.3 का होल स्क्वायर, और ये है 23 इंटू 0.3। 3 3 9 और 3 2 6, 0.2 अंकों के बाद आया है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी फिट हो जाएगी, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके डायरेक्ट बराबर क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और ए की वैल्यू आपने क्या लिखी है 2.3, और बी की वैल्यू कितनी है 0.3, जो बी की वैल्यू है वो 0.3 है। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 2, इसका आंसर है। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैथ का कॉन्सेप्ट किधर की ओर जा रहा है। शुरुआत में तो आपको खुद लग रहा था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो जोड़ना घटाना, लेकिन हमने आपका जो मैथमेटिक्स है एक्चुअल में वो बिल्कुल बेसिक से चालू किया है। ठीक है, आप कितने होशियार हैं हमें पता नहीं। ठीक है, अगर आप और अच्छे से क्वेश्चन अगर पूछेंगे हमें, तब हम बताएंगे, उस लेवल पे हम ले जाएंगे। क्योंकि हमें नहीं पता आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हमें नहीं मालूम आपका नॉलेज क्या है। हम तो संविदा शिक्षक वर्ग 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम बिल्कुल लो लेवल पे चल रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, में क्या दिया है कि इसके इक्वल ये दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि 1/3.718 बराबर क्या दिया है 0.2689 तो दिया ही हुआ, लेकिन हमें 3 से पहले कितने दशमलव चाहिए 1 2 3, मतलब पॉइंट हमारा यहाँ है 7 पर है, तो 7 से पहले इधर शिफ्ट करना है। 7 से पहले इधर शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, कितने 1 2 3 4, और इतने का ही हमने गुणा कर दिया 1 2 3 4। तो ये संख्या थी, क्या होगा इसका हम इसमें भाग दे देंगे, जी यहीं की यहीं बनी रहेगी। 1/, जब भाग दिया तो ये दशमलव इस तरीके से आएगा 0 0 0 3 7 1 8, और इंटू कितने 1 2 3 4, ये यहां बना रहा, और ये इधर है 2 6 8 9। कोई डाउट, क्या किया 1 लगाकर 1 2 3 4
इतने जीरो को मतलब 10,000 का भाग दे दिया और 10,000 का नीचे गुणा कर दिया। अब इसका इसमें भाग दे दिया कंप्लीटली, तो ये 0.4 अंक पहले आ गया। यहां से देखो 1 2 3 4 यहां था ना पहले 1 2 3 4, ठीक। अब ये यहीं बना रहा। अब के बाद स्टेप में क्या करेंगे, ये पूरा यहां से हटा दो और इसका इसमें इंटू कर दो। जब इसमें इंटू किया तो कितना हो जाएगा 2 6 8 9। इस तरीके से बैलेंस्ड वाले क्वेश्चन, इनको बैलेंस्ड किया जाता है। दशमलव को क्या है बैलेंस्ड, कितने अंकों बाद शिफ्ट करना है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी परीक्षा में आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप और ज्यादा भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप बेझिझक आप 9669122918 पर पूछ सकते हैं, ठीक। संख्या पद्धति वाला स्पेशल टॉपिक हमने आपको शुरुआत में दिया था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपस में एक दूसरे से पूछे जाते हैं, है ना। तो जब आप संख्या के पूरे परिभाषा सहित आप रूल समझ लेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आपको वो पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें अगर अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो अगर उस समय हम वो देना भूल गए थे तो हम आपको एक चीज बता देते हैं, यहाँ वो देख लीजिए आप जल्दी जल्दी। ये दशमलव तो अब पूरा हो गया अपना, दशमलव में कुछ भी नहीं बचा है। जब हमने संख्या पद्धति पढ़ाई थी सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ाया था, फिर हमने होल नंबर पढ़ाया था, फिर हमने इंटीजर पढ़ाया था, फिर हमने रेशनल नंबर पढ़ाए थे, फिर बीच में अपरिमेय संख्याएं आती हैं और बाद में रियल नंबर आता है। तो नेचुरल नंबर को आप देखना अगर वीडियो को पहले वाले को, तो नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक और रेशनल को बोलते हैं परमेय। और ये इरेशनल होता है अपरमेय, और रेशनल और इरेशनल मिलके बोलता है रियल। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या रेशनल नंबर होती है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा नहीं होगा, प्रत्येक जो इसमें सम्मिलित नहीं होगा, मतलब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, सभी संख्याएं, कुछ संख्याएं तो हो सकती हैं सभी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से एक आध क्वेश्चन हमें दिखाई दिए थे। मैंने सीटेट का जो पेपर देखा था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ट्रू मतलब उसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन संख्या पद्धति की अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और ये पूरा डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आप डायग्राम बना लेना अपने आप, इसको मैचिंग करना कौन क्या हो सकता है। रेशनल किसी के साथ बिलोंग कर, इरेशनल किसी को बिलोंग नहीं करता, सिर्फ किसको बिलोंग करता है, जो इरेशनल है वो रियल है और हर रियल इरेशनल नहीं है। समझना इस बात को, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक रियल रेशनल नहीं है लेकिन हर रेशनल रियल है, ठीक है। अब यहां ये सिस्टम बन जाता है, जो भी अगर नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर भी है, जो भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर है, जो भी इंटीजर है वो भी रेशनल नंबर है। लेकिन बट रेशनल नंबर इज नॉट पूरे सभी के सभी नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा वीडियो देखें और कोई भी डिस्कस करना हो तो बेझिझक अपना क्वेरी के कभी भी और किसी भी टाइम, लेकिन सुबह और शाम के टाइम अगर पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दिन के समय में स्कूल में बिजी रहता हूँ, शायद आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊँ या उठा भी लूँगा तो उस समय को नहीं बता पाऊँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।